आ गए और तीनों चीजें बैक टू बैक कनेक्टेड है, यानी ये सीरीज है। सीरीज है तो ऐड करो खत्म। सर ये लिख दूं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे? सर मेरी आवाज आ रही हो तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। आवाज आ रही है बिल्कुल एकदम सही। अरे शिवांगी हो गया? सर वो ये शिवांगी की आवाज आई थी कुछ कुछ। सर वो ये हाँ वही थी। बड़े दिनों बाद ही शिवांगी का गेस्ट अपीयरेंस चल रहा है उसका। चलो Z1 + Z2 + Z3 मतलब ये आप कर दोगे इतना सफिशिएंट है। तो डेफिनेशन ऑटोमेशन में एक मिनट वेट करिए प्लीज, एक मिनट। हेलो यस सर। बेटा आप लोग ना 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। अब मैंने जो ये आपको फंडा बताया तो प्योरली रिस्ट्रिक्शन बनाने के लिए ये तरीका सफिशिएंट है। ठीक है, ये मैं बिठा रहा हूँ बेटा, ये मैं बताऊंगा अभी आगे डिटेल में बताऊंगा इसी चैप्टर में। सर हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 में पॉइंट ऑफ दोबारा बताओ, इन्फ्लेशन बोल रहे हो? यस सर, इन्फ्लेशन। देख कर बताना पड़ेगा कौन से टॉपिक में। सर ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट इट्स एक्सियल पोजीशन के केसेस में दे रखा है सर ने। सर पता नहीं इन्फ्लेशन है इन्फ्लेक्शन है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। देखो जब हम इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो सर ये इन्फ्लेक्शन ही है, जैसे नहीं ये पता। क्या होता है ना, अगर उन्होंने इन्फ्लेक्शन दिया है तो वो बता देता हूँ मैं क्या है। ये होता है इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, ये दिया है ना। नहीं सर ये नहीं है, तो ये है INFLECTION। हाँ चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। वो कई बार इन्फ्लेक्शन के वो और ये स्पेलिंग होते हैं। सुनिए क्या होता है कि मैग्नेटिज्म कभी भी हम क्या करते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर हम करंट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ना तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ता जाएगा। एक चीज तो वही मैग्नेटिज्म का बढ़ना। अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में मैं लगातार करंट को घटाता जा रहा हूँ, डिक्रीज करता जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिज्म भी लगातार कम होता जाएगा। मतलब करंट बढ़ाने से मैग्नेटिज्म बढ़ता है, करंट कम करने से मैग्नेटिज्म घटता है। लेकिन अगर किसी सर्किट में ऐसी स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि ना तो मैग्नेटिज्म बढ़े और ना मैग्नेटिज्म घटे, तो उस स्टेज को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसी स्टेज जहां पर मैग्नेटिज्म ना तो बढ़े और ना ही कम हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब मैग्नेटिज्म अब कांस्टेंट हो गया, अब ना तो वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है। समझ गए? यस सर। ये चीज होती है। और जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन तो क्या दूसरी अलग ही चीज हो गई, वो तो उसका मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं। और फिर भी क्या बोला है उन्होंने सर ने, तो वो क्वेश्चन एक बार मेरे को भेज देना, मैं देखकर बता दूंगा। सर नहीं नोट्स में था, मैं आपको भेजूंगी वो एक बार पॉइंट। पेज जो भी है उसकी फोटो खींच के भेज देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से। ओके सर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इस चीज को ध्यान में रखते हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके नोट्स में दिया है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, वो वाला करना है हमको। इतिका इतिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ये कौन से स्कूल में, कौन सा, मैंने स्कूल तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। DPSR। अच्छा आर्मी, ठीक है। डोलू वाला सेम स्कूल? हाँ सर सेम क्लास सर सेम मेरे स्कूल। वाले में अच्छा चलिए ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसमें था एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। मैंने टोटल पेज नंबर 28 तक आपको नोट्स भेजे हैं और इसमें आप ये देख लीजिए 23 और पेज नंबर 24 पर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला
जो यहाँ से स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, बी पार्ट का भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, और समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें है estimate the average drift speed of convection electrons। ये पार्ट मैं फटाफट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Estimate the average drift speed of average drift speed of convection electrons in a copper wire of cross sectional area in a copper wire of cross sectional area 1.0 into 10 की power minus 7, 1.0 into 10 की power minus 7 meter square, carrying a current of 1.5 ampere, carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. Roughly one conduction electron. आगे इधर कर रहा हूँ। Roughly one conduction electron. Full stop. The density of copper is the density of copper is 9 into 10 की power 3 kilogram per meter cube. 9 into 10 की power 3 kilogram per meter cube. Kilogram per meter cube, and its atomic mass is atomic mass is 63.5 U. U का मतलब होता है, अगर याद हो आपको, तो एटॉमिक मास यूनिट। और इसमें दे रखा है टेक एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो हमने बताया था, ये होता है 6.022 into 10 की पावर 23। क्वेश्चन में दे रखा है कि एवोगैड्रो नंबर को आपको लेना है 6 into 10 की पावर 23 पर मोल। अभी वो पर मोल तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैं बताऊंगा ये पर मोल का मतलब क्या है। मतलब 6 into 10 की पावर 23 दे रखा है, बस ये छोड़ो, पर मोल बता दूंगा अभी क्या होता है। क्वेश्चन में दे रखा है ना पर मोल, उसकी बात अभी करते हैं। तो जरा देखिएगा, अब ये क्वेश्चन जो मैंने पूरा लिखा है, ये किस लिए लिखा है, इसको जरा ध्यान देना। देखिए एक एक वर्ड हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक चीज देखिए, इन्होंने क्या पूछा है कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में, अब इसका ए पार्ट लिखा है, अभी बी पार्ट की बात करेंगे बाद में, तो मुझे इसमें वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे वीडी निकालना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। मैंने एक रिलेशन लास्ट टाइम डिराइव करा था, ये था I इज इक्वल टू E एन A B B। E होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, फिक्स होता है। एन होता है
नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो होता है n। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जो कि जनरली एक वायर होता है, और vd होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे यहाँ पर vd कैलकुलेट करना है। बेटा vd क्या हो जाएगा, vd is equal to I upon E into n into a, ये हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें देखिए estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire, copper wire दे रखा है, of cross sectional area 1 into 10 की power minus 7 मीटर स्क्वायर। तो ये दे रखा है मुझे 1 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। चलिए जी एक चीज हो गई, कैरिंग का करंट का 1.5 एम्पियर, करंट भी दे दिया, आई भी है 1.5 एम्पियर, ठीक है। Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron, ठीक है। वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के हर एक कॉपर एटम में एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकालूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एक एटम होता है, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम में एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली बच्चों को याद होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम ये बताते हैं कि सोडियम में 11 उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि उसमें प्रोटॉन भी 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा। Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron। कि कॉपर में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ एक एटम है, तो एक एटम में एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो मेरे पास 10 कॉपर एटम है, तो मेरे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 ही हो गए, क्योंकि एक कॉपर एटम एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये चीज समझ गए। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो। यस सर। एक ही क्यों देगा? दोबारा बताऊं, यस सर। दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन में लिखा है assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है सर, आगे। मतलब एक एटम में एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे कॉपर एटम्स निकालना है। कॉपर एटम्स आते ही, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आते ही मेरे पास उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप ये देखिएगा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इन्होंने बोला है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये दे रखा 9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में इतना मास है। तो हम ये बोलेंगे कि डेंसिटी कितनी दी है, 9 into 10 की पावर 3 मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। It implies that in 1 meter cube volume of copper, mass of copper is 9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो ग्राम में होता है, तो ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 into 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम्स। तो ये हो गया बेटा 9 into 10 की पावर 6 ग्राम्स। तो मेरे पास जो कॉपर है ना वो इतना है 9 into 10 की पावर 6 ग्राम्स। अब जरा देखिएगा, अब मैं ये बोलूंगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है,
ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये कहेंगे कि इन ग्राम एटॉमिक मास of copper, number of copper atoms, कितने कॉपर एटम हो गए? नंबर ऑफ एटम्स ही तो होते हैं कितने? 6 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, ये रिलेशन होता है कि ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है कॉपर का, ये कितना है? 63.5। यू की जगह जी लगा देंगे, एटॉमिक मास यूनिट होता है यू, लेकिन जब ये तो एटॉमिक मास है, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यू हटाकर जी लगा देंगे, ग्राम कर देंगे। तो हम बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट कि इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर एटम्स देयर आर, इतने ग्राम कॉपर एटम्स में नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हैं? 6 into 10 की पावर 23 एटम्स। कितने एटम्स हैं? जब इतने ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना? इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर देयर आर 6 into 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 एटम्स। 1 ग्राम में इतना, लेकिन इसकी डेंसिटी के हिसाब से इसका मास कितना है? 9 into 10 की पावर 6। Therefore, in 9 into 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कितना हो जाएगा? 6 into 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 मल्टीप्लाई बाई 9 into 10 की पावर 6 एटम्स। बताइए जी, इतना क्लियर हो गया? थोड़ा केमिस्ट्री घुस गई है इसमें। समझिएगा कि ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, उसमें किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दे रखा था 63.5 यू, तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्या करते हैं? बस यू हटाकर ग्राम लगा देते हैं, 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम कॉपर एटम्स में इतने इतने वजन का जो कॉपर एटम होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6 into 10 की पावर 20 ये होगा। तो 1 ग्राम में कितना हुआ? 63.5 डिनोमिनेटर में चला गया। तो 9 into 10 की पावर 6 में कितना हुआ? इस पूरे टर्म में 9 into 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। बताइए, क्लियर है? यस सर। नहीं समझे? सर आ गया। बताओ भाई, सभी को क्लियर है? चले आगे। सर ओके सर। यस सर। आप देखिएगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए वैल्यू इसकी आएगी 8.5। मैं इधर कर रहा हूं, उसको। इसकी वैल्यू आ रही है 8.5 into 10 की पावर 28 एटम्स। is equal to 8.5 into 10 की पावर 28 एटम्स। भाई टोटल इतने कॉपर एटम आ गए। जब इतने कॉपर एटम है तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, क्योंकि एक एटम में एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम में इतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। Therefore, number of कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर है? यस सर। 8.5 into 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स गिनती है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, काउंटिंग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। Therefore, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मुझे निकालनी थी वो क्या हो गई? I अपॉन E एन ए। वैल्यू डालिए, करंट कितना था? 1.5 एम्पियर, ये हो गया 1.5
अपॉन ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 8.5 into 10 की पावर 28। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 into 10 की पावर माइनस 7। तो इसको सीधा 10 की पावर माइनस 7 ही, भाई 1 लिखने की क्या जरूरत होती है, कुछ नहीं। ठीक, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये लास्ट में देख लीजिए, लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना सभी को। हाँ जी, दिखाई दे गया। 1.5 ये तो करंट हो गया। स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ये पूरी मेहनत करी ही थी, जो n निकाला 8.5 into 10 की पावर 28। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 1 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तो 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं, तो 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं फाइनल लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट है फाइनल हमारे पास 1.1 into 10 की पावर माइनस 3, 1.1 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, ये ए पार्ट इसका समझ में आ गया न्यूमेरिकल का। यस सर। ठीक है, चलो आगे फिर। अब देखिएगा बी पार्ट, देखिए कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड obtained above with thermal speeds of copper atoms at ordinary temperatures. Second is speed of electrons carrying the current. Third is speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. ठीक है, चलिए जी ये वाला देखते हैं आगे का कैसे करना है बी पार्ट। शिवांगी आवाज आ रही है मेरी? सर अभी तो आ रही है, वो बीच बीच में दिक्कत हो जाती है। आगे तुम्हारी ये क्वेश्चन का ए पार्ट था, ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, अब मैं बी पार्ट लिख रहा हूँ। चलिए जी, बी पार्ट है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड obtained above, compare the drift speed obtained above with तीन पार्ट दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट है थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ordinary temperatures. Second part में है speeds of electrons carrying the current. Speeds of electrons carrying the current. Third part is speed of propagation of electric field along the conductor. Speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion.
which causes the drift motion. ये ड्रिफ्ट मोशन, ये ऐसे शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा क्या चीज है, ठीक है। देखिएगा, देखिए अब इसमें करना क्या है, ये जो तीनों पार्ट्स हैं, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, यानी कि ये जो मैंने ड्रिफ्ट स्पीड निकाली है इलेक्ट्रॉन्स की, मुझे इसको कंपेयर करना है। अब एक तरह से आप सोचिए कि आप लोगों की एज 17 ईयर्स है, मैं एवरेज में मान लेता हूँ आप लोगों की एज 17 ईयर्स है और मेरी एज 34 ईयर्स है। तो क्या हो गया कि मेरी एज जो है, अगर मैं सर उसको 16। अच्छा चलो आपकी 16 और मेरी 32 हो गई, ठीक है। तो मैंने एक तरह से ये मान लिया कि जो आपकी एज है और मेरी एज है उसमें रिलेशन क्या है, उसमें अगर कंपैरिजन देखा जाए तो क्या है कि मेरी एज आपकी एज की डबल हो गई, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरी एज तो हो गई m और आपकी एज हो गई y, ये मेरी एज ये आपकी एज, फिर 2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो भी वैल्यू ज्यादा है उसको ऊपर रख दिया, मेरी एज ज्यादा है आपकी एज कम है, रिलेशन क्या है कि माई एज अपॉन योर एज, माई एज अपॉन योर एज इज इक्वल टू 2। तो जब भी कंपैरिजन करा जाता है, तो जब भी कंपैरिजन करा जाता है तो जिस चीज के साथ कंपैरिजन करा जाता है उस चीज को हम न्यूमरेटर में रख देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसे है हमारे पास कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो ड्रिफ्ट स्पीड आई है, ड्रिफ्ट स्पीड को थर्मल स्पीड से कंपेयर करूंगा, यानी कि वीडी अपॉन जो थर्मल स्पीड होती है, फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट, फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे कंपेयर करूंगा, और फिर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर, फिर उससे कंपेयर करूंगा। तो हर एक के साथ में रेशियो निकालूंगा। तो जरा आप देखिएगा कंपैरिजन का मतलब यही है कि मुझे हर हर किसी के साथ में रेशियो निकालना है। तो वो रेशियो किस तरीके से निकलेगा वो देखिएगा। जब ये बोल रहे हैं थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर याद रखना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पता नहीं किस हिसाब से बनाया गया था, हमारे लिए तो वो बड़ा ठंडा होता है। 20 डिग्री सेल्सियस को ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस की बात करी जाएगी यहाँ पर, देखिएगा मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। अब इनकी बात करेंगे, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो मुझे मिली है ना ये वाली, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है, बाकी सब चीजों को भूल जाइए, बाकी ये सारा काम तो हमने कर दिया है पार्ट। अब देखिएगा यहाँ पर कोई भी जो एटम होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर कॉपर दे रखा है और आप ये देख लेना 99.9% क्वेश्चन में कॉपर ही आएगा, क्योंकि कॉपर का जो वायर है वही यूज करा जाता है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स, ये होगी वी आर एम एस। आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो ये आपने 11th क्लास में जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर था उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे थर्मल स्पीड का, फॉर्मूला है 3 kBT अपॉन कैपिटल एन, 3 kB कैपिटल टी अपॉन कैपिटल एम, वो भी अंडर रूट में। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम 300 केल्विन लेकर चलते हैं, और ये मास होता है इसका, ठीक है। तो बस वैल्यू डालनी है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस न्यूमेरिकल में ही बस इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और कहीं पर इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप लोगों के दिमाग में ये आए कि 11th का न जाने कौन कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू हो गया 3 kBT अपॉन कैपिटल एम। अब क्या है
कि भाई ये हो गया मेरे पास केबी। देखिए पहले केबी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताइए क्या होती है, याद है, भूल गए? चलिए जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 1.38 into 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसको बोलते हैं 300 केल्विन। अब बात करनी है कैपिटल एम की, ठीक है? तो कैपिटल एम में देखिएगा, कैपिटल एम कैसे निकालेंगे हम? हमें निकालना है मास ऑफ अ कॉपर एटम, ठीक है? ये ऐसे निकलेगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, ठीक है? तो जो थर्ड रिलेशन था, ये मैंने अभी जो लिखा था मोल कंसेप्ट वाला, उसमें देखेंगे 6 into 10 की पावर 23 एटम्स हैज मास इक्वल टू कितना, 63.5 ग्राम। भाई इतने जो एटम्स होते हैं, इतने एटम्स का मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। थर्ड वाला रिलेशन जो अभी मैंने यूज करा था, 6, ये एवोगैड्रो नंबर है, 6 into 10 की पावर 23 एटम्स का मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो एक एटम का मास कितना होगा? आकृति समझ में आ रहा है? यस सर। अनिकेत यस सर, आ रहा है आ रहा है पक्का? सर। वो ये हंस कौन रहा है? सर ये पीछे से। समझ गया समझ गया, छोटी बहन होगी तुम्हारी। हाँ सर, आ रहा है सर। वो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। लक्की आ रहा है समझ में? नहीं सर, सच में आ रहा है। अरे लक्की से पूछ रहा हूँ, लक्ष्य कहाँ पर है? सर बिल्कुल हमारा अच्छा, देखिए तो इतने एटम्स में ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो एक एटम में कितना हो जाएगा? ये इसके, तो एक एटम का मास हो गया ये ग्राम में। अब जब मैं यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, तो यहाँ पर जो मुझे मास ऑफ कॉपर एटम लेना है, वो मुझे लेना होता है स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम में। तो ये ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 1000। ये हो गया 63.5 अपॉन 6 into 10 की पावर 23 और डिवाइड बाई 1000 का मतलब नीचे 1000 आ गया। ये किलोग्राम हो गया, is equal to, therefore capital M is equal to 63.5 upon 6 into 10 की पावर 26, इतना किलोग्राम। therefore VRMS, अब सिर्फ वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है, ठीक है? तो 3 into KB 1.38 into 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाई 300 अपॉन ये पूरी वैल्यू 63.5 अपॉन 6 into 10 की पावर 26, इतना हो गया, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 117354। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ जी इसका। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 342.57 मीटर पर सेकेंड, 342.57 मीटर पर सेकेंड। फिर जब कंपैरिजन करना है, लिखा है ना कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, जब कंपैरिजन करना है तो वीडी ड्रिफ्ट स्पीड जो आई थी, और यहाँ जो थर्मल स्पीड आई है इसको हम वीआरएमएस बोलते हैं। तो कंपैरिजन ये हो जाएगा वीडी अपॉन वीआरएमएस। वीडी कितना आया था बेटा? 1.1 into 10 की पावर -3
अपॉन 342.57। अब ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड में है और नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट होकर ये एक रेशो आ जाएगा। और रेशो कितना बना ये 3.21 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 3.21 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको एक बार दोबारा भी करके देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, मैं तो सीधा इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। बताइए जी, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? हाँ यस सर। ठीक है जी। अब Yes, sir. सेकंड Yes, sir. पार्ट, हाँ जी सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ये हर एक जो स्पीड निकालनी है, ये आपके लिए जो है याद रखने के लिए चीज होगी कि भाई जब आपसे थर्मल स्पीड पूछी जाएगी किसी भी एलिमेंट की, तो आपको याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है VRMS का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो निकालनी आपको आती है, और मोल कंसेप्ट के वो 3 फॉर्मूले वो अच्छे से आपको याद रखने हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट। तो जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। मैं ये वाला पोर्शन इधर मिटा रहा हूँ, सेकंड पार्ट यहाँ से कर रहा हूँ शुरू। Speed of electrons carrying the current. इसको बोलते हैं VF। VF मतलब फुल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फुल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ KB कैपिटल T अपॉन स्मॉल m। ट्वाइस ऑफ KB कैपिटल T अपॉन स्मॉल m। अब याद रखना है जो कैपिटल T है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं होता, ये एटम के अंदर वाले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो होता है 10 की पावर 5 केल्विन। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है 10 की पावर 5 केल्विन, आपको याद रखना है। तो ये कहेंगे यहाँ पर KB तो वही है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। कैपिटल T ये क्या है 10 की पावर 5 केल्विन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो थर्मल के केस में जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है बेटा 300 केल्विन। और जब मेरे से बात करी जाती है कि आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो ये कैपिटल T है ये 10 की पावर 5 केल्विन होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। और स्मॉल m जो है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के मास की। तो यहाँ पर कॉपर एटम्स की बात करी जा रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाती है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 2 आ जाता है 3 की जगह, 3 नहीं आता 2 आता है। तो ये वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 दिखाई दे रहा है अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, और इसको भी मैं सीधा सॉल्व करके जो रिजल्ट है वो लिख रहा हूँ सीधा सीधा 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये है ये वेलोसिटी। इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूमते हैं। 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अब जब इस सेकंड पार्ट में कंपैरिजन करना है तो VD अपॉन VF करेंगे।
VD अपॉन VF। VD कितना आया था 1.1 इंटू 10 की पावर -3 और VF अभी निकाला 1.74 इंटू 10 की पावर 6। ये भी मीटर पर सेकेंड और ये वाला भी मीटर पर सेकेंड। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो लिख रहा हूँ सीधा सीधा मैं, रेशियो आएगा 10 की पावर -9। ये आ रहा है 10 की पावर -9, ये आ रहा है रेशियो। ठीक है, ये लगभग 1.1 और 1.74 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो गए और ये 10 की पावर 6 ऊपर गया -6 हो गया, 10 की पावर -9 आ जाएगा रेशियो। थर्ड पार्ट वेयर वी सी है, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं हमसे कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेस द ड्रिफ्ट मोशन। तो मैंने आपको ये बताया था स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी स्पीड कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलता है। तभी तो हमने बोला था कि जैसे ही कोई भी लाइट है, मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही लाइट एकदम वहां पहुंच जाती है। तो हम ये बोलते हैं कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का कॉज यही होता है कि जैसे ही स्विच ऑन करा तो एकदम से पूरे के पूरे में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से एकदम ट्रैवल करता है, वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में जो कंपैरिजन है वो देखिएगा, वो क्या है, VD अपॉन V ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कंपैरिजन है। तो VD कितना निकाला था 1.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, तो वो है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 अपॉन 3, इसको भी मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ उसका, ये आएगा 10 की पावर -11 अप्रोक्सीमेटली। जी सभी को क्लियर है? सर ठीक है, अब आप लोग इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट चाहे तो एक बार करके देख लेना। अब ये तो पूरा ये महान क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये वाला तो कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी का याद रखना, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, बाकी किसी क्वेश्चन में ले लेना रिस्क, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मत छोड़ देना, ये एनसीईआरटी का था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है दो और हैं इसमें जो करने हैं। अगला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 6.25 into 10 की पावर 7 सीवन पर मीटर। इधर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर electric field in a copper wire of cross sectional area 2 millimeter square carrying a current of 1 ampere, full stop. The conductivity of copper is 6.25 into 10 की पावर 7
सीमेन पर मीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। तो आप ये देखिएगा कंडक्टिविटी का मतलब होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी होती है जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए ये हमारे पास होता है सबसे पहले देखिएगा जो हमने ये करा था ना वेक्टर फॉर्म इसकी ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म थी उसमें मैंने देखा था जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर होता था, और जे क्या होता था, करंट डेंसिटी, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर मुझसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, डायरेक्शन क्या वो नहीं पूछा जा रहा है। इट इंप्लाइज दैट वेक्टर साइन हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। अब ये जो J है, ये J क्या होता है, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, J है करंट डेंसिटी, ये होता है करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा E। मुझसे पूछा जा रहा है कैपिटल E के बारे में, तो कैपिटल E क्या हो जाएगा, I अपॉन सिग्मा A, ये हो गया। अब I कितना दे रखा देखिएगा, 1 एम्पियर, तो ये तो हो गया 1। सिग्मा कितना है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी 6.25 into 10 की पावर 7, 6.25 into 10 की पावर 7, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 मिलीमीटर का मतलब होता है बेटा, मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 2 into 10 की पावर -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो मीटर स्क्वायर चाहिए। तो मीटर कैसे आएगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर, मतलब मिलीमीटर को मीटर में कब कन्वर्ट करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये पूरा वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको करिए सॉल्व, ये हो जाएगा, एक मिनट, 2 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, 2 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर। हाँ जी बताइए, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, ये समझ गया 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्यों करा है, क्योंकि 10 की पावर -3 करते तो वो आता सिर्फ मिलीमीटर, और मुझे करना है मिलीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मीटर का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो इसलिए 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर दिया। इतनी का लक्ष्य बता दो, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। सर बस सर नींद आ रही है। हाँ मुझे मालूम है, आ रही होगी। सुबह से स्कूल वाले इसके आगे बिठा के रखते हैं। स्कूल की क्लासेस करते हो तुम रेगुलरली? हाँ सर, वरना घर पे फोन कर देते हैं। अच्छा, हमारे स्कूल के बच्चे बड़े बदमाश हैं, पता चल गया मुझे भी बात है। क्या सर? हमारे स्कूल के बच्चे बड़ी बदमाशी करते हैं, वो स्क्रीनशॉट लगा के बैठ जाते हैं, टीचर को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा होता ही नहीं सामने। पर सर अब ये बहुत पुराना हो गया। बच्चा पुराना हो गया है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, और ये सारी वैल्यू हमने रख दी, 8 into 10 की पावर -3, 8 into 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर, ये आ रही है वाली, ठीक है। मैं इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ है, फिर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स वाला टॉपिक करता हूँ अगली क्लास में स्टार्ट। और अगली क्लास जो है वो आपकी आज जैसे फ्राइडे है वो मंडे को होगी, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ संडे को, तो संडे में तैयार रहिएगा, संडे में दोपहर में 1 बजे से पहले ही रखूंगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। सर 1 बजे से पहले नहीं, हमारी स्कूल की क्लास होती है कई बार। संडे को? हाँ तो शिवांगी तुम मुझे बता देना कि संडे को तुम्हारी क्लास किस टाइम है, फिर मैं उस टाइम नहीं रखूंगा, उसके सर, वो अलावा 1 बजे के बाद आप कभी भी ले लो, पहले मत लेना। 2 बजे ले लूं?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो 2 बजे लूंगा संडे को क्लास, ठीक है। और मैं कल एक बार रिमाइंड ओके कर सर। दूंगा, मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे। ओके सर, जय हिंद सर। हाँ, ओके सर, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद, राम राम सर। राम राम। ओके सर, बाय। ओके बाय। बाय ओके गोलू। सर। ओके जी, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।